Very good morning, dear students. Once again, welcome to my YouTube channel, that is Gurukul Academy of Chemistry. So, dear students, in last class, we can discuss about some basic concepts regarding periodic table, as well as we can discuss about the first classification given by Daubernier triad. Now, triad means group of three elements which can show similar chemical property. Right. Now then we can discuss about how will you define or how will you identify Daubernier triad. So Daubernier triad can be identified by using one rule. According to Daubernier, if mean mass of first and third element is approximately equal to, if mean mass of first and third element is approximately equal to, the mass of middle element is called as Daubernier triad. What are the limitation? कुछ examples हमने देखा था, lithium, sodium, potassium, then calcium, strontium, barium, then chlorine, bromine, and iodine. Then we can also solve three examples where we can find that sulfur, selenium, tellurium also show Daubernier triad. The disadvantage of this is he can give only some triads, बाकी elements का उसने properly classification नहीं किया हुआ है, and that's why उसका जो था तुम्हारा कंट्रीब्यूशन वो उतना अच्छा नहीं था. तो डोबर्नियर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया है उसका नाम है न्यूलैंड. सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. राइट, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग आज पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो न्यूलैंड ने क्या बोला था? न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट नोन एट द टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है, पॉइंट को ध्यान में रखो कि न्यूलैंड्स ने इलेक्ट्रॉन्स को सॉरी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है. तो न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. अब न्यूलैंड ने कौन से एलिमेंट से स्टार्ट किया था? तो न्यूलैंड स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट एलिमेंट कॉल्ड एज हाइड्रोजन. उसने क्या किया था? हाइड्रोजन से अपना क्लासिफिकेशन क्या किया था? स्टार्ट किया था. राइट, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे उसने क्लासिफाई किया है. तो इस तरीके से देखो, न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल को उसने क्लासिफाई किया है. राइट, ये जो एलिमेंट उसने रखा है देखो, इट स्टार्ट विद द हाइड्रोजन. एलिमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है? देखो, स्टार्ट विद द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से उसने एलिमेंट्स को क्या किया है? अरेंज करना चालू कर दिया. नाउ जब तुम लोग ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे ये जो तुम लोग पीपीटी में देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एलिमेंट्स को उसने कंटिन्यूअसली अरेंज किया क्या? एलिमेंट्स को उसने कंटिन्यूअसली अरेंज नहीं किया. जस्ट हियर. सो ये टेबल को मैंने इसमें क्या किया? अपने ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ किया. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इट स्टार्ट विद द हाइड्रोजन. बराबर है, कहां से स्टार्ट किया इसने? हाइड्रोजन से. और यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद क्या था? ऑक्सीजन. अब हो सकता था ऑक्सीजन के बाद वो फ्लोरीन को यहाँ रखे, फ्लोरीन के बाद सोडियम को. इस प्रकार से वो कंटिन्यूअस फॉर्म में भी क्या कर सकता था? एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर सकता था, एक ही लाइन में पूरे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकता था. बट उसने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया है? उसका आंसर अपने को देना है. बिकॉज उसका रीजन ये है उसने ऐसा क्यों नहीं किया. बिकॉज उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि हाइड्रोजन से स्टार्ट करने के बाद जो सातवां एलिमेंट है, देखो सातवां एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. सातवें एलिमेंट के बाद जो आठवां एलिमेंट आता है, देयर प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली सेम एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. इसलिए उसने इसका इस तरीके से अरेंज किया है. तो देखो, जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच होता है? फ्लोरीन से. अब अगर हम लोग यहाँ पे बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं, तो बेरिलियम का आठवां एलिमेंट कौन सा है? ये अगर तुम्हारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये क्या हो गया? सिक्स, सेवन, एट एलिमेंट क्या है? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो न्यूलैंड का सिंपल सा कंसेप्ट क्या था? ही कैन अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, and he can find that after seventh element, each eighth element having similar property with first element. That's why उसने क्या किया है? फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट को ऐसे कैटेगराइज करना चालू कर दिया.
अब उसने क्या किया है, इस चीज को कोरिलेट किया है हमारे म्यूजिक से। तो हमको पता है म्यूजिक में 7 नोट होते हैं, सा रे ग म प ध नी। नी के बाद क्या आता है, वापस 7 है। मीन्स हर एक 7वें नोट के बाद 8वां नोट सेम होता है। तो न्यूलैंड ने बोला है हर एक 7 एलिमेंट के बाद भी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहता है। इसीलिए उसने अपने इस रूल को क्या नाम दिया है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स क्या रहता है, तुम्हारा म्यूजिकल नोट। अभी वेस्टर्न म्यूजिक में क्या नोट रहता है, डो रे मी फा सो ला ती। ती के बाद क्या आता, वापस डो, राइट। तो ये इंग्लिश नोट हो गया और ये हिंदी में तुम्हारा हो जाता है। दोनों में एक नोट कॉमन है, देखो री, राइट, बट वो सिलेबस की बात नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से न्यूलैंड ने क्या किया था, अपना कंसेप्ट सामने रखा था। सिंपल है, डोवर्नियर ने क्या बोला था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज डोवर्नियर ट्रायड। कंडीशन इज दैट द मीन मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ मिडल एलिमेंट। न्यूलैंड ने क्या किया, इसने क्या बोला, एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड आफ्टर 7th एलिमेंट 8th एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, ही कंपेयर विद द इंडियन एंड वेस्टर्न नोट। और उसने देखा है जो ऑक्टेव रहता है इंग्लिश नोट और वेस्टर्न नोट, इंग्लिश नोट और इंडियन नोट में, कि हर एक 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर आता है। उसने उसी को कंपेयर करके इसका नाम क्या दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। So yeah, so this is the complete chart of Newlands Law of Octave. हम लोग वापस जाते हैं। Now यहाँ पे देखो उसी चीज को जो मैंने एक्सप्लेन किया, he found that second statement, he found that every 8th element had the property similar to those of the first element। तो हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके जैसे रहती है, फर्स्ट एलिमेंट के जैसे रहता है। जैसे हाइड्रोजन के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बोरॉन के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। कार्बन के बाद 8वां, यू जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 means carbon and silicon having similar property, and this law is called as Newlands law of octave. Now Newland compared this similarity with the octave in music, that is called as saptak, sa re ga ma pa dha ni, ni ke baad sa, in English do re mi fa so le ti, राइट। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को दिया। बट ये भी उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है, बिकॉज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आल्सो हैविंग मेनी ड्रॉबैक। तो इसमें ड्रॉबैक कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो लिमिटेशंस क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स का जो लॉ दिया था उसकी लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट, this law was found to be applicable up to calcium। कहां तक applicable है, up to calcium। नाउ वापस आओ, तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, देखो तो ये जो लॉ है कहां तक अप्लाई करता है, कैल्शियम तक ही अप्लाई करता है। कैल्शियम के आगे के एलिमेंट्स में लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज को देखना चाहें तो जस्ट फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस ब्लैक बोर्ड में क्या दिख रहा है तुमको, ये हमने एक नोड लिया है, तो ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल क्यों है, देखते हैं हम लोग। अभी हमने जब तक बेरिलियम लिया था, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम थी, बेरिलियम मैग्नीशियम, क्यों, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स कैल्शियम के बाद है। ये जो एलिमेंट्स तुमको दिख रहे हैं, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट जो हम लोग दिख रहे हैं, ये एलिमेंट कैल्शियम के बाद क्या, बाकी के जो एलिमेंट है, राइट, ये हाइड्रोजन से लेके तो कैल्शियम तक, यहां तक लॉ एग्जैक्टली फॉलो होता है, बट उसके बाद लॉ फॉलो नहीं होता। एक हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। सपोज हम लोग एल्यूमिनियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब एल्यूमिनियम से आगे बढ़ो, एल्यूमिनियम इज फर्स्ट, 1 2 3, ये आएगा सल्फर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेलेनियम, ये 4 5 6 7 8। एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, क्रोमियम। नाउ एल्यूमिनियम इज अ अल्कली, सॉरी, इट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13 और क्रोमियम इज अ डी ब्लॉक, इट इज अ पी ब्लॉक, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी अलग है, क्रोमियम की प्रॉपर्टी अलग है, मतलब वो फॉलो कर रहा है क्या रूल, नहीं।
क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ये जो तुम्हारा क्रोमियम है ये कैल्शियम के बाद है, तो ये जो लॉ है एक चीज ध्यान में रखो, इट कैन अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, कैल्शियम के आगे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। कैल्शियम के पहले कोई भी देख लो, लिथियम इज सिमिलर विद सोडियम, सोडियम इज सिमिलर विद पोटेशियम, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम के पहले आ रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम तक है, कैल्शियम के आगे के एलिमेंट्स में लॉ फॉलो नहीं होगा। अब बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम है, क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम के पहले आ रहा है। कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम है, क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम के पहले आ रहा है। बट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो कैल्शियम के बाद आ रहा है। फास्फोरस और मैग्नीज, फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, मैग्नीज इज मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी भी मैच नहीं कर रहा है। The reason behind that is this law is applicable up to calcium only. Calcium के बाद जो भी elements हैं, they do not show their similar property with the element present above it, and that's why this is the first limitations of Newlands Law of Octave, that it cannot explain, it only explain up to calcium. Newlands Law of Octave applicable up to calcium. Calcium के बाद ये law applicable नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशंस। सेकंड हम लोग देखते हैं यहां पे, न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट ईच इन अ सेम बॉक्सेस। सेकंड पॉइंट पढ़ो यहां पे, न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट ईच इन अ सेम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल। अब उस समय में जितने भी एलिमेंट नोन थे, देखो जिसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, टेबुलर वे में अरेंज किया है। देन उसने क्या किया है, एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए एक ही प्लेस में उसने दो एलिमेंट भी रख दिया। दैट इज द सेकंड उसका ड्रॉबैक था। जैसे कोबाल्ट और निकेल, यहाँ पे देखो उसने एक ही जगह रख दिया है। देन सीरियम एंड लैंथिनियम, इसको भी उसने क्या किया है, एक ही जगह रखा है। क्यों? एकोमोडेट करने के लिए। मान लो हमारे घर में 4 लोग हैं, 4 रूम है, सबके अलग अलग पर्सनल रूम है, तो वो कंफर्टेबल रहते। बट अगर मान लो एक आध हमारे घर में मेहमान ज्यादा आ जाता है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मेहमान को एकोमोडेट करने के लिए अगर हमारी एज का कोई आया तो हमारे रूम में क्या हो जाता है, एकोमोडेट हो जाता है। उस तरीके से क्या किया था, न्यूलैंड ने कुछ एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए एक ही जगह पे एक से ज्यादा एलिमेंट रखा, जैसे कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, और इधर क्या रखा है, यहाँ पे सीरियम और लैंथिनियम को उसने एक ही जगह पे रख दिया। तो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाउ अभी हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, he placed some element with the different properties under the same node, राइट। अब इसने क्या किया है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को एक ही जगह रखा है जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मैंने पहले बोला ये कैल्शियम तक की एप्लीकेबल है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, हम लोग वापस आओ, ये देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जनरली क्या रहते हैं, नॉन मेटल। बट कोबाल्ट और निकेल, इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, जबकि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन सबकी प्रॉपर्टी कैसा रहता है, एक जैसा। फिर भी उसने उसको यहाँ पे प्लेस किया है। यहाँ पे लास्ट ग्रुप में आओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसा। आयरन इज अ मेटल, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फिर भी उसने क्या किया, एक ही साथ उसको प्लेस किया हुआ है। तो ये दिस इज द थर्ड लिमिटेशन, इज दैट उसने कुछ एलिमेंट को ऐसे ग्रुप में प्लेस किया जिनकी प्रॉपर्टी क्या रहता है, उस ग्रुप से टोटली क्या रहता है, डिफरेंस। तुम लोग एग्जांपल दे सकते हो, कोबाल्ट एंड निकेल, इट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड हियर आयरन इज टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। बट हियर कोबाल्ट एंड निकेल एंड आयरन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, फिर भी उनको उन्होंने क्या किया, उसने अलग रखा था। Then Newlands octave did not have provision to accommodate the newly discovered element. उसने अपना periodic table एक particular इसमें उसने खत्म किया था। उसके बाद जो नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए टाइम के साथ, उस नए एलिमेंट के लिए उसके periodic table में कोई भी स्पेस नहीं था, उसने उस एलिमेंट्स को accommodate नहीं किया था, राइट। तो these are the certain limitations of न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हम लोग, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है, राइट। तो वापस से, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट, किस तरीके से अरेंज किया उसने, कैन अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और उसने क्या बोला है, एवरी एट एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी
those of the first element. सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसा, बट दिस इज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, राइट। उसने इसको कंपेयर किसके साथ किया है, सप्तक, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी, जैसे हमारे इंडियन नोट्स में, वेस्टर्न नोट्स में डो री मा फा सो ली ती। इसमें क्या होता है, ती के बाद डो आता है और उसमें नी के बाद सा आता है। उस प्रकार से सातवें के बाद आठवां एलिमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। दिस इज द आउटलुक ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का पीरियड टेबल जो उसने दिया था। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, दिस लॉ इज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। प्लेस उसने क्या किया था, न्यूलैंड प्लेस टू एलिमेंट each in a same boxes to accommodate all the known element and the table। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, राइट। अब उस थर्ड ड्रॉबैक क्या था, उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ऐसे ग्रुप में प्लेस किया था जिसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या करता है, डिफरेंट है। एंड फोर्थ, नया जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसके लिए उसने कोई भी स्पेशल प्लेस नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं किया गया है, बट इसके बाद जो हमारा आने वाला है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वहां से एक्चुअली में जितने भी 63 एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे, सबको उसने क्या किया है, क्लासिफाई किया है, और वहां से हमारा जो कंसेप्ट है वो हमको एक्चुअली बिल्ड करना है। मेन तो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है जो हेनरी मोसले ने दिया था। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो कल हमने फिनिश किया डोबरने ट्रायड, आज हमने फिनिश किया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। डियर फ्रेंड्स, अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज गुरुकुल एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिले। मैं तुम्हारे लिए रोज एक नया नया वीडियो लाते रहूंगा। कल हम लोग एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। तब तक के लिए प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।